So hello guys, welcome back to channel again most welcome to the beautiful platform of मेडकावाला टीम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते क्या हैं? सो द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर द मेडिकेशंस which are used to lower the high blood pressure and reduce the risk of heart diseases like the heart stroke, myocardial infarction and kidney damage। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जिसका यूज हम हाई ब्लड प्रेशर को लोअर करने में करते हैं और जितने भी हार्ट के रिलेटेड बीमारियां होती हैं जैसे हार्ट स्ट्रोक हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया और किडनी डैमेज हो गया, इसको ठीक करने में, इससे बचाने में हम इस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। अगर हम टाइप्स की बातें करें, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बातें करें, तो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक 120 mmHg और डायस्टोलिक होता है अंडर 80 mmHg। ठीक है। अगर हाइपरटेंशन की बातें करें तो अगर हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट में जो हमारी सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 140 से लेके 159 होता है mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 90 से लेके 99 mmHg। ठीक है। हाइपरटेंसिव सेकंड की अगर हम बातें करें स्टेज सेकंड की, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 160 से एबव होने लगता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 100 से बढ़ने लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइपरटेंशन क्राइसिस, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन, तो जो हमारी बीपी होती है 180 से एबव होने लगती है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, अगर बीपी की बात करें, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 180 से एबव होने लगता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 110 से एबव होने लगता है। तो ये मुख्यतः 3 या 4 तरह के क्या होते हैं, हाइपरटेंशन के स्टेजेस होते हैं जिसमें हम गुजरते हैं, तब जाकर डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे अब, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को एक एक करके देखते जाओ आप लोग। द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लास। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसको फॉलोइंग क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आते हैं डायूरेटिक्स, द ड्रग्स विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, दैट इज डायूरेसिस, उसी को बोलते हैं डायूरेटिक्स। ऐसा ड्रग्स जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सोडियम लेवल अपने बॉडी से बाहर आए, सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है बॉडी से वो जल्दी से यूरिन के रास्ते निकले। ठीक है। इसके जो कैटेगरीज होते हैं डायबिटिक्स के, सब कैटेगरीज जो हैं उसमें आपको मेनली 3 तरह के कैटेगरीज पाएंगे आप, जिसमें फर्स्ट है थायजाइड्स, जिसमें आते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरोथायजाइड्स और इंडापामाइड। लूप डायबिटिक्स की अगर बातें करते हैं तो फुरोसेमाइड, बुमेटेनाइड एंड टोरसेमाइड। पोटेशियम एस्पिरिन डायबिटिक्स की अगर हम बातें करें जिसमें मेडिसिन आते हैं एस्पिरिनोलेक्टोन, एमिलोराइड एंड ट्राईएम्पटरीन। तो ये क्या है, मुख्यतः ये 3 जो है डायबिटिक्स के क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है। और अगर एग्जाम में पूछता है कि डायबिटिक्स के बारे में लिखिए, क्लासिफाई करिए डायबिटिक्स को, तो आप इतना लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बातें करेंगे जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ऐसे ड्रग्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन जो होता है उसको कन्वर्ट नहीं होने देता है, किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। जैसे एग्जांपल में देखें तो कैप्टोप्रिल, इनलाराप्रिल, लिसिनोप्रिल और रेमिप्रिल। इसमें और भी आता है बेंजिप्रिल, और भी सारे मेडिसिन आते हैं इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड के जो जिससे रिसेप्टर जो बाइंड होता है उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक करता है, जिसमें आता है लोसार्टन और कैंडेसार्टन। कितने लोग को कंफ्यूजन होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डायबिटिक्स के अंदर आता है, तो ये डायबिटिक्स के अंदर नहीं आता है, ये अलग ही क्लासिफिकेशन है इसका। ये देखो, ये अलग क्लासिफिकेशन है इसका। ठीक ऐसे ही जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये भी इससे अलग ही क्लासिफिकेशन है, डायबिटिक्स के अंदर में नहीं आते। चौथा क्लासिफिकेशन क्या है, सिंपैथोलाइटिक्स, जिसमें फर्स्ट आता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अल्फा ब्लॉकर्स में आ गए प्राजोसिन, टेराजोसिन। बीटा ब्लॉकर्स में आ गए ऐसे एजेंट्स जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, उसको बीटा ब्लॉकर कहते हैं। जो अल्फा प्लस बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करते हैं उसको क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। अगर हम एग्जांपल्स की बातें करें तो लेविटोलॉल, कार्बेडायोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स की बातें करें प्रोप्रानोलॉल और एटेनोलॉल। अल्फा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन और टेराजोसिन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ऐसे एजेंट्स जो कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, कैल्शियम का इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स को रोकते हैं, उसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है। जिसमें आ गया वेरापामिल, एमलोडिपिन, निफेडिपिन और डिल्टाइजिन।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है वेसोडायलेटर्स, ऐसे एजेंट्स जो आर्टरीज या फिर वीनस को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, उनको फैलाते हैं ताकि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो हो सके। ठीक है। आर्टेरियोलर में हो गया जो डायलेट करता है आर्टरीज को, जैसे हाइड्रोलाजिन और मिनोक्सिडिल, ये आर्टरीज को क्या करेंगे, डायलेट करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आर्टेरियोलर प्लस वेनस डायलेटर्स, इसमें केवल एक मेडिसिन आता है, वो आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है। तो ये था अपना पूरा क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप याद कर लेना, अगर एग्जाम में आता है आप इतना लिख दोगे तो फुल मार्क्स पाओगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, और साथ साथ में इसके जो स्ट्रक्चर हैं, यूजेज हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है। ठीक है। साथ साथ में हम इसके पढ़ लेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, यूजेस के बारे में पढ़ लेंगे, स्टोरेज। एग्जांपल्स देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट वन इज प्रोप्रानोलोल, कैप्टोप्रिल। जितना भी ये स्टार मार्क है इसका स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है, और जितना स्टार मार्क नहीं है उसका स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मेनली हमारे डी फार्म के सिलेबस में 7 दिए हुए हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है प्रोप्रानोलोल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराइडीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोलाजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निफेडिपिन। ठीक है। प्रोप्रानोलोल जो फर्स्ट मेडिसिन है। प्रोप्रानोलोल जो होता है इज अ बीटा ब्लॉकर दैट ब्लॉक्स द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर विच इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमियाज एंड एंजाइटी। प्रोप्रानोलोल जो होता है एक बीटा ब्लॉकर है जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसका यूज हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में करते हैं हम लोग, एंजाइना को खत्म करने में, एंजाइना बोले तो चेस्ट पेन, एरिथमिया बोले तो इरेगुलर हार्ट बीट को खत्म करने में, साथ साथ में एंजाइटी को ट्रीट करने में हम प्रोप्रानोलोल का यूज करते हैं। अब इसके केमिकल फार्मूला की हम बातें करें तो C6H21NO2। ठीक है। जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको ये इसका आप नोट्स बनाते चलो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। ठीक है। अब देखो आईपीएससी नोमेनक्लेचर की बातें करें तो 1,1 मिथाइल इथाइल एमिनो 3 1 नेप्थाइलोक्सी प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है। ठीक है। स्ट्रक्चर की बातें करें हम लोग तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। अब ये स्ट्रक्चर है प्रोप्रानोलोल का, ये प्रोप्रानोलोल का क्या है, स्ट्रक्चर है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है। ठीक है। साथ साथ में ऐसे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH3, ये क्या है, स्ट्रक्चर है प्रोप्रानोलोल का। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। अब जो प्रोप्रानोलोल होता है, देखो प्रोप्रानोलोल जो होता है क्या करता है, ये ब्लॉक करता है बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर को। ठीक है। अब बीटा 1 रिसेप्टर अगर हार्ट में अगर ये ब्लॉक करता है तो इससे क्या होगा, इससे डिक्रीज होता है हार्ट रेट, साथ साथ में डिक्रीज होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बहुत तो डिक्रीज होता है कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से डिक्रीज रहता है ब्लड का प्रेशर। साथ साथ में अगर किडनी में अगर ये वर्क करता है, बीटा रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करता है तो ये डिक्रीज करता है रेनिन का रिलीज को, रेनिन के रिलीज को। जैसा कि आपको पता है, अगर हम एग्जांपल से समझाएं तो अगर रेनिन की हम बातें करें, रेनिन जो होता है कौन रिलीज करता है, किडनी रिलीज करता है रेनिन, जेजी सेल्स ऑफ किडनी जो होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी रिलीज करते हैं रेनिन। अब जो रेनिन होता है एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो अगर रेनिन का सिक्रेशन ही नहीं होगा तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है जो लीवर रिलीज करता है, लीवर, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट नहीं होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, रेनिन के सिक्रेशन को रिलीज होने को क्या करता है, डिक्रीज करता है, रेनिन का रिलीज जो होता है उसको डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है कम हो जाता है। ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन या फिर प्रिपरेशन दोनों बोल सकते हो। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की अगर हम बातें करें तो टैबलेट के फॉर्म में आता है, कैप्सूल के फॉर्म में आता है और इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। प्रोप्रानोलोल होता है उसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में देखो, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट। इसको हम वेल क्लोज्ड कंटेनर, जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसमें हम इसको रखते हैं, साथ साथ में इसको हम लाइट से बचाते हैं। ठीक है। अगर हम पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर हम बातें करें तो इसमें अगर बीटा कैप प्लस, हेमेंजियोल, इनोप्रेन और इंडेरॉल LA, ये इसमें जितने भी ये ब्रांड का नेम मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट में आप जाओगे तो इस नाम से लोगे तो उसमें क्या मौजूद रहेगा, प्रोप्रानोलोल मौजूद होगा। ठीक। तो प्रोप्रानोलोल की अगर यूजेस की बातें करें तो इट इज यूज्ड टू लोअर द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट द एंजाइना, चेस्ट पेन को कम करता है।
इट प्रिवेंट्स द माइग्रेन अटैक, जिसको माइग्रेन की समस्या होती है उसमें भी ये वर्क करता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटी एरिथमिक ड्रग एजेंट, एंटी एरिथमिक एजेंट की तरह भी यूज करते हैं, जिसमें जो हमारा इरेगुलर हार्ट बीट होता है, जो दिल की धड़कनें असंतुलित तरीके से चल रही है, उसको संतुलन में लाने के भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो है कैप्टोप्रिल। जो कैप्टोप्रिल है, जैसे आपको पता है कि जहां भी प्रिल आए, प्रिल, ठीक है, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है और एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन से। जो कैप्टोप्रिल होता है एक तरह का एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, विच इज यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, जिसका यूज हम किसमें करते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। जैसे अगर हम डायग्नोस्टिक रिप्रेजेंटेशन करें तो जैसे आप देखो, जो लीवर होता है क्या रिलीज किया, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन, ये एंजियोटेंसिनोजन है। अब जो एंजियोटेंसिनोजन होता है रेनिन की मदद से, जो रेनिन कौन रिलीज करता है, किडनी, किडनी क्या रिलीज करता है, रेनिन, रेनिन की मदद से जो एंजियोटेंसिनोजन होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। लेकिन यहाँ पर जो यूज होता है वो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन की मदद से जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। एसिटाइल कोलिन रिलीज कौन करता है, लंग्स रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन। लंग्स क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन, जिसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। अब जो एड्रिनल ग्लैंड होता है कहाँ पर मौजूद होता है, बताता हूँ मैं। ये स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, जो क्या कराता है, जो बीपी को कम के, जो बीपी को मेंटेन रखता है, अगर देखें तो मेंटेन रखता है। लेकिन अब देखो, अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ही ना हो गए तो ये जो प्रक्रिया इतना हो रहा है ये तो हो नहीं पाएगा, है कि नहीं, ये प्रक्रिया जो होगा ब्लॉक हो जाएगा। तो बीपी अगर हमारा बढ़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है तो क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है, बीपी को बॉडी के अकॉर्डिंग, मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करता है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया अगर यहीं पर रोक दिया जाए, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है कन्वर्ट जो हो रहा है एंजियोटेंसिन सेकंड में, अगर इसी प्रक्रिया को रोक दिया जाए यहीं पर, लंग्स से क्या रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन, अगर एसिटाइल कोलिन को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, तो बीपी जो होगा अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो कैप्टोप्रिल होता है, एसी होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होता है, विच इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर। ठीक है, इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये एसिटाइल कोलिन को क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन, जैसे जो एसिटाइल कोलिन जो लंग से रिलीज होता है इसको यहाँ पर बाइंड होने से रोकेगा, जिसके वजह से एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। अब अगर आईपीएससी नोमेनक्लेचर की बातें करें इसकी, तो 2s1 2s2 मिथाइल 3 सल्फेनाइल प्रोपेनाइल पारोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है। ठीक है, अब जो कैप्टोप्रिल है, चूंकि आपको पता है इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना हमको, तो स्ट्रक्चर देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है कैप्टोप्रिल का ये ऐसे है, ये देखो 5 रिंग है ये। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता होगा। ठीक है, ये फिर यहाँ से एक यहाँ पर CH3 CH2 फिर यहाँ पर SH, ठीक है, थायोसल्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा मैंने समझाया आपको सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं लिखा हूँ, उसको पढ़ लो आप। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बातें करते हैं हम, तो जो कैप्टोप्रिल होता है, कैप्टोप्रिल जो होता है इनहिबिट करता है एसी एंजाइम का टू कन्वर्टिंग द एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड, thus डिक्रीज करता है वेसोकंस्ट्रिक्शन और डिक्रीज करता है एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा तो जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो घटेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी घट जाएगा। ठीक है, जो कैप्टोप्रिल है उसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की अगर हम बातें करें तो टैबलेट के फॉर्म में आता है, जिसमें स्टार्टिंग होता है 12.5 mg का आता है, 25 mg का आता है, 50 mg का आता है और 100 mg का भी आता है टैबलेट के फॉर्म में। इंजेक्शन के फॉर्म में भी कैप्टोप्रिल आता है। ठीक है, अब अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। मतलब इसको हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, जैसे थायराइड की गोलियां आती हैं जिस डिब्बे में एयर टाइट कंटेनर की तरह होती हैं,
तो ठीक उसी टाइप के कंटेनर में इसको हम रखते हैं, ठीक है, और लाइट से इसको दूर रखते हैं। अगर हम कैप्टोप्रिल के पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करें तो कैपोटेन, एसीटेन एंड कैप्टोप्रिल, ये पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो इसी नाम से आपको मिलेगा मेडिसिन, जिसके अंदर क्या होगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अंदर केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा, कैप्टोप्रिल होगा, ठीक है। अगर हम यूजेस की बातें करें, यूजेज ऑफ कैप्टोप्रिल के बारे में, सो इट कैन बी यूज्ड टू alone और विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स टू लोअर द ब्लड प्रेशर, मतलब इसको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ यूज करके हम बीपी को कम करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड एज डायबिटिक नेफ्रो, डायबिटीज की वजह से किडनी को बचाने में, मतलब डायबिटीज की वजह से किडनी अधिकतर लोग की खराब होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, उसको किडनी के प्रोटेक्शन के लिए भी इसका यूज करते हैं। जिससे क्या होता है कि डायबिटीज की वजह से लोग डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जो हाई पोटेंट में होता है, जो किडनी को खराब करता है। लेकिन जब कैप्टोप्रिल का हम यूज करते हैं तो क्या करेगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब किडनी प्रोटेक्शन इन डायबिटीज की तरह वर्क करेगा, मतलब डायबिटीज में जो किडनी खराब होती है उसको ये क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। इट रिड्यूसेस प्रोटीनूरिया, रिड्यूस प्रोटीन लॉस इन यूरिन, मतलब पेशाब के रास्ते प्रोटीन्स निकलता है, तो ये क्या करता है कैप्टोप्रिल, उसको निकलने से रोकता है, ठीक है। तो ये रहा अपना पूरा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यूजेज, पॉपुलर ब्रांड नेम एंड अदर थिंग्स, ठीक है। थर्ड ड्रग इज रेमिप्रिल। जो रेमिप्रिल होता है इज एसी इनहिबिटर विच इज यूज्ड टू लोअर द हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्ट एंड किडनी डिजीजेस। रेमिप्रिल लास्ट में से क्या आ रहा है, प्रिल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी एसी इनहिबिटर है, ठीक है। सेम वर्क जो कैप्टोप्रिल का होता है सेम इसका भी वर्क होता है कि नहीं, ठीक है। रेमिप्रिल इज एन एसी इनहिबिटर विच इज यूज्ड टू लोअर द हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्ट एंड किडनी डिजीजेस, किससे बचाता है, हार्ट और किडनी डिजीज से हमें बचाता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। केवल दो लोग का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना था, एक प्रोप्रानोलॉल का और एक कैप्टोप्रिल का। अब बाकी जितने भी मेडिसिन हम पढ़ेंगे उनका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, रेमिप्रिल इनहिबिट द एसी इन कन्वर्टिंग एंजाइम्स एंड रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, डिक्रीज करता क्या, एंजियोटेंसिन सेकेंड के फॉर्मेशन को ये क्या करता है, पूरी तरह से नेग्लेक्ट करवा देता है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द मसल्स इन आर्टरीज, अब ये क्या कराता है, इसकी वजह से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से, और स्मूथ मसल्स को क्या करता है, आर्टरीज के रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। रेनिन जो है देखो, ये कैप्टोप्रिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, एसी इनहिबिटर्स के कैप्टोप्रिल, इनलाप्रिल और लिसिनोप्रिल, ठीक है, जितने भी मेडिसिन है या फिर रेमिप्रिल मान लो, तो क्या कर, जैसे रेनिन जो है किड से रिलीज होता है, किडनी से, तो क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट कराएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब देखो एसी की मदद से किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अगर एसी इनहिबिटर क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है एसी को, मतलब जितना भी कैप्टोप्रिल है, इनलाप्रिल है, लिसिनोप्रिल, ये क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। देखो ब्लॉक कर रहा है एसी एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो इससे वजह से क्या होगा, वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स क्या होंगे, डायलेट होंगे। अगर पतले हैं तो ये मोटे होने लगेंगे, ताकि ब्लड का जो फ्लो है आसानी से हो सके, और जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स से मान लो ऐसे पतले हैं, ठीक है, तो जब कन्वर्ट नहीं होता है तो ब्लड जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो ये डिफरेंट टर्क होगा कि नहीं, अब इसमें आसानी से क्या होगा, ब्लड का फ्लो हो जाएगा, तो ब्लड का, तो वही बोल रहा है कि रेमिप्रिल इनहिबिट द एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स एंड रिड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, दस रिजल्ट इन द सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी एंड रिलैक्सेस, क्या करता है कि इसको स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, आर्टरीज के, जो डिक्रीज करता है क्या, ब्लड के प्रेशर को। अब इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की अगर बातें करते हैं तो दो फॉर्म में आता है, आप सभी में जितने भी मेडिसिन आप पढ़ रहे हो सब में टैबलेट एंड कैप्सूल आप ऐड कर लेना, सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बातें करें तो इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, इसको हम रूम टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और लाइट और मॉइस्चर से इसको क्या करेंगे, दूर रखेंगे। पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करें रेमिप्रिल का तो एल्टेस, ट्राइटेस एंड कार्डेस, ये तीन पॉपुलर ब्रांड नेम आते हैं रेमिप्रिल का, जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। ऑफ रेमिप्रिल, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में मदद करता है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द हार्ट फेल्योर एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। जो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं अपने हार्ट के, जो मायोकार्डियल मसल होते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब भी सफिशिएंट अमाउंट में
ब्लड नहीं पहुंचता है, अगर ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचता है तो ये क्या होने लगते हैं, ये खराब होना शुरू कर देते हैं और ये डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। डिग्रेड मतलब खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, वही बोलता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग द हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है फोर्थ वाला, वो क्या है, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। इट इज द हाइड्रोक्लोराइड साल्ट ऑफ मिथाइल डोपा विच इज डेरिवेटिव ऑफ फिनाइलानिन। ये क्या है, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है किसका, मिथाइल डोपा का, जो किसका डेरिवेटिव है, फिनाइलानिन का डेरिवेटिव है। इट वर्क्स एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। ये किस तरह से वर्क करता है, एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। का मतलब क्या है कि हाइपरटेंशन को ये ट्रीट करता है, क्योर करता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बातें करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला है C10H13NO4। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो मिथाइल डोपेट वर्क्स इन ब्रेन, इट रिड्यूसेस द नर्व सिग्नल दैट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब देखो ये सीधे कहाँ वर्क करता है, ये सीधे ब्रेन पे वर्क करता है और उस नर्व सिग्नल को ये इनहिबिट करता है, रिड्यूस घटाता है, जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो नर्व सिग्नल पहुंचता है दिमाग के पास कि ब्लड के प्रेशर को बढ़ाना है, उसको क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा, वो नर्व सिग्नल को बनने नहीं देगा, उसको घटा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है बढ़ेगा ही नहीं। जैसे मान लो कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, अब ब्रेन के पास ये सिग्नल जा रहा है कि बीपी बढ़ाना है, बीपी बढ़ाना है। अब ये क्या करेगा, जो मिथाइल डोपा होगा ये सिग्नल को पहुंचने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि बीपी बढ़ाना है कि नहीं, तो बीपी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। मिथाइल डोपेट वर्क्स इन ब्रेन एंड it reduces the nerve signal that increase the blood pressure, so it decreases the blood pressure and reduces the heartbeat। इसलिए ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है और रिड्यूस करता है किसको, हार्ट बीट को। और इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो टेबलेट के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और लाइट से बचाते हैं। अगर पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो एल्डोमेट, डोपाजिप्ट, एलमेट और इमडोपा, ये सब क्या है, इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, यूजेज ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन। इसको हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में यूज करते हैं। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द हार्ट अटैक्स एंड किडनी प्रॉब्लम, ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है और किडनी की समस्या से हमें बचाता है। अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो क्या है, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड इज ए सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 adrenergic agonist which stimulate the alpha 2 receptor in brain to reduce the blood pressure। अब देखो जो मिथाइल डोपेट होता है क्या करता है कि नर्व सिग्नल को क्या करेगा, रोक देगा ब्रेन तक पहुंचने में, ताकि बीपी ना बढ़ सके। लेकिन ये क्या करता है कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है ब्रेन में, जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है ब्रेन में, उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ताकि वो क्या करेगा, ताकि बीपी को कम करे, बीपी को क्या करे, कम करे। ये जो क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड है ये अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है ब्रेन में उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो ये ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि बीपी अपने आप से घटाए। ठीक है, तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि बीपी को घटाना है। ठीक है, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड इज सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 रिसेप्टर, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जिसको बोलते हैं, जो स्टिमुलेट करता है अल्फा 2 रिसेप्टर ब्रेन में जो मौजूद होता है टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये नेचुरली एक्टिंग करता है। ठीक है, केमिकल नेम की बात करें तो N26 डाइक्लोरोफिनाइल 2 इमिडाजोलिडीन प्लोडिनिमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करता है। इट स्टिमुलेट द अल्फा 2 रिसेप्टर इन ब्रेन विच डिक्रीज द हार्ट रेट एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये जो ब्रेन में अल्फा 2 रिसेप्टर होता है उसको यह स्टिमुलेट करता है ताकि हार्ट रेट को कम कर दे दिमाग, और दिमाग हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करे, कम करने में मदद करे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो ये टेबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट, इसको सनलाइट से हमें बचाना होता है। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम इसमें आ गया केटाप्रेस, नेक्सिक्लोन, कैफवे, ये क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड का मेन पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, अब इसका यूजेस देखो, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड का यूजेस देखो। क्लोनिडीन इज यूज्ड टू लोअर द हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है,
कम करवाने में मदद करता है, ठीक है। Now the next one is hydrogen hydrochloride. जो hydrogen hydrochloride is the hydrochloride salt of hydrogen which is the halogen derivative having the anti-hypertensive activity. किस तरह से वर्क करता है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह ये वर्क करता है। और केमिकल नेम की इसकी बातें करें तो क्या होगा? 1-hydrogenophthalagene हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं इसके। हाइड्रोजन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, कॉजेस वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज, लोअर्स ब्लड प्रेशर। जैसा आपको मैंने बताया है, क्या करता है ये? स्मूथ मसल्स पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन स्मूथ मसल्स। अब जो ये आर्टरीज हैं पतली पतली, ठीक है, इनका वेसोडाइलेशन करा देगा। इसका क्या करेगा? वेसोडाइलेशन कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो आर्टरीज होंगी थोड़ा सा फूल जाएंगी, तो ब्लड का फ्लो आसानी से होगा कि नहीं, ठीक है। तो बीपी हमारा क्या होगा? ऑलरेडी घटना शुरू हो जाएगा, मतलब ब्लड का प्रेशर क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करता है? एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, कॉजेस वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज, और लोअर करता है क्या? ब्लड के प्रेशर को। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, तो टैबलेट के फॉर्म में आता है 10 mg, 25 mg, 50 mg, और इंजेक्शन के फॉर्म में ये आता है, ठीक है। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बातें करें तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको लाइट से हमें बचाना होता है। पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर बातें करें तो एफ्रेजीन और कॉर्बेटाजीन नाम से ये मार्केट में मौजूद होता है। और इसके यूजेस के बारे में देखें तो यूजेज ऑफ हाइड्रोलाजिन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, इट इज यूज्ड इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। निफेडिपिन इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये किसको ब्लॉक करता है भाई? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। निफेडिपिन इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑफ डाइहाइड्रोपायरिडीन ग्रुप विच इज यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड एंजाइना। जो किसको ट्रीट करता है? हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है और एंजाइना को ट्रीट करता है। एंजाइना बोले तो चेस्ट पेन। और केमिकल फार्मूला की बातें करें, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला देखो C17H18N2O6। अगर हम इसके आईपीएससी नेम की देखें, अगर आईपीएससी नेम को 3,5 डाइमिथाइल 2,6 डाइमिथाइल 4,2 नाइट्रोफिनाइल 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट, ये इसका आईपीएससी नेम है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निफेडिपिन ब्लॉक करता है एल टाइप कैल्शियम चैनल को, जिससे डिक्रीज होता है कैल्शियम एंट्री इन द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, जो कॉज करता है रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरीज का रिलैक्सेशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है आसानी से बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बातें करें तो कैप्सूल के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखें तो इट गेट डिग्रेड ऑन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन द टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करें तो एफेडिटेव, एडेलेट, प्रोकार्डिया एंड निफेडिकल नाम से ये पॉपुलर ब्रांड नेम आते हैं मार्केट में, जो आप खरीद सकते हो। यूजेज ऑफ निफेडिपिन की बातें करें तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट द एंजाइना पेक्टोरिस, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द ब्लड फ्लो इन द फिंगर्स। जो फिंगर्स होते हैं उसमें ब्लड फ्लो को क्या करता है? इंक्रीज कराता है। तो ये अपने पूरे क्या थे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थे, जिसका हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो ये हमारे पूरे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थे जिसका हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा, डिफिनीशन के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर को, ठीक है। फिर उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा हम लोगों ने, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखा, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखा हम लोगों ने, साथ साथ में उसका हम लोगों ने यूजेस देखा, ठीक है, ब्रांड नेम देखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है डायोटिक्स का, देखो सेम चीजें हैं। जो लूप डायोटिक्स होते हैं इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को, जिससे सोडियम डिक्रीज होने लगता है, और सोडियम डिक्रीज होता है नमक कम होने लगता है, मतलब ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सेम चीज़ इसमें भी है। देखो कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स जो है, सोडियम का लेवल घट रहा है, SCO3 का रीअब्जॉर्प्शन भी घट रहा है, तो सोडियम का लेवल घटेगा मतलब नमक का कमी हो रहा है बॉडी में, तो बीपी घटेगा। थायराइड डेरिवेटिव में ये भी ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को, जिसकी वजह से
सोडियम बॉडी से बाहर रिलीज होना शुरू कर देता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होता है। अब देखो पोटेशियम एस्पिरिन डायोटिक जो एस्पिरिनोलेक्टोन होता है, ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है। मतलब एल्डोस्टेरोन जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को घटाएगा, पोटेशियम के सिक्रेशन को भी घटाएगा, तो बीपी अपना अपने आप ही घट जाता है। ठीक है, तो ये अपना था क्या, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द एंटी एंजाइनल ड्रग्स, जिसमें हमें एक ड्रग पढ़ना है, वो क्या है, आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट। तब तक के लिए मस्त रहें और जस्त रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।